Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Anwarullah from CSS Universe. Today I'm going to produce second video on Plato's political philosophy. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे Plato's idea of education, communism के ऊपर very comprehensively. So let's begin. Plato attacked the education system of Athens. He was against private education. Plato was against the education system of Athens क्योंकि Plato के era में जो education system of Athens था उसके अंदर state was not playing its role. Rather, education system was based on private education. Plato का ये मानना था कि education should be owned by the state because private education has a capacity to corrupt the minds and souls of the people. और जो अपना जस्टिस का आइडिया थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं उसके अंदर जो वो क्लास बेस्ड क्लास डिवीजन करते हैं वो उसी सूरत में हो सकती है जब एजुकेशन इज़ पब्लिकली ओन्ड रादर देन प्राइवेटली ओन्ड. ही वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सेंसरशिप ऑन एजुकेशनल एक्टिविटीज स्पेशली ऑन आर्ट एंड लिटरेचर. अगेन प्लेटो को लगता था कि आर्ट और लिटरेचर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ आइडियल स्टेट. इसलिए उन्होंने कहा कि आर्ट एंड लिटरेचर के ऊपर स्ट्रॉन्ग सेंसरशिप होनी चाहिए और अगर कुछ भी आर्ट एंड लिटरेचर पब्लिक होता है इट शुड फर्स्ट बी स्क्रूटनाइज बाय द फिलोसोफर किंग्स. क्योंकि आर्ट एंड लिटरेचर में डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं और वो आइडियाज़ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कि फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो अगेंस्ट स्टेट हो. तो प्लेटो का कहना था कि ऐसा कुछ भी जो है वो एक्टिविटी को स्टेट परमिट नहीं करेगी. अगर कोई आर्ट और लिटरेचर का पीस आएगा सोसाइटी के अंदर स्टेट के अंदर तो उसको पहले फिलोसोफर किंग से स्क्रूटनाइज करवाया जाएगा और अगर उनको लगेगा कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग नॉर्म ऑफ द सोसाइटी तो ही उनको वो पब्लिक किया जाएगा. अदरवाइज वो एक्टिविटी या वो आर्ट और लिटरेचर को परमिट नहीं किया जाएगा. एजुकेशन सिस्टम एंड कम्युनिज्म क्यों बड़ा इलेबोरेट किस्म का एजुकेशन सिस्टम और कम्युनिज्म का जो है वो आइडिया है प्लेटो का. उसकी फंडामेंटली तीन रीजंस है. नंबर वन, टू डिटरमिन द कैपेसिटी. नंबर टू इज़ टू डेवलपिंग इट. नंबर थ्री इज़ टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ द सोसाइटी. देखिए प्लेटो ने अपना क्लास बेस्ड डिवीजन जो जस्टिस सिस्टम दिया उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप पहले डिटरमिन कर सकें कि जो इंडिविजुअल है उसकी क्या कैपेसिटी है. इधर इज वन इज़ फिट टू बी अ पार्ट ऑफ गार्डियन क्लास और मिलिट्री क्लास और आर्टिजन क्लास. तो वो आप डिटरमिन कैसे करेंगे कैपेसिटी. उसके लिए हम एजुकेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे, उसके लिए हम कम्युनिज्म को यूज़ करेंगे. हम डिटरमिन करेंगे थ्रू एजुकेशन कि आया किसी को मिलिट्री पार्ट क्लास का हिस्सा होना चाहिए बेस्ड ऑन ही हैज़ मोर प्रीडोमिनेटिंग फोर्स ऑफ करेज या किसी को गार्डन क्लास में जाना चाहिए बिकॉज ही हैज़ अ डोमिनेटिंग फोर्स ऑफ रीजनिंग या किसी को आर्टिजन होना चाहिए कि उसके अंदर जो डोमिनेटिंग फोर्स है वो डिज़ायर की है. तो वो डिटरमिन करेंगे हम थ्रू एजुकेशन सिस्टम. अच्छा, वंस वी हैव डिटरमिन इट तो हम लोग फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की जो प्लेटो ने अपने जस्टिस सिस्टम में बात की थी वो है वो हम करेंगे थ्रू डेवलपिंग इट. आपको पता लग गया वन इज़ फिट टू बी अ पार्ट ऑफ एन गार्डियन क्लास और मिलिट्री क्लास. तो आप उसके अंदर वो उसको फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे. आप उसके अंदर उसको डेवलप करेंगे फर्दर, आप उसको फर्दर ट्रेन करेंगे. तो आपने जो उसके अंदर डेवलप करनी है वो कैपेसिटीज़ वो कैपेबिलिटीज़ वो हम थ्रू एजुकेशन सिस्टम करेंगे. Last but not the least, to maintain the problem of the status, to maintain the problem of the equilibrium of the society. इसके अंदर कम्युनिज्म और एजुकेशन मिलके बहुत बड़ा एक्सटेंसिव रोल इसमें बड़ा प्ले करते हैं. लोग सोसाइटी में पैदा होते हैं, लोग मर जाते हैं. सोसाइटी में हर कोई बराबर नहीं होता है, कुछ कम कैपेबल होते हैं, कुछ ज़्यादा कैपेबल होते हैं. तो सोसाइटी एक बड़ी बैलेंस सोसाइटी और स्टेट की बात करते हैं. तो किसी सोसाइटी या स्टेट को बैलेंस रखने के लिए जो प्लेटो कहते हैं वो कहते हैं का कहना है कि एजुकेशन सिस्टम एंड कम्युनिज्म शुड बी यूज्ड ताकि सोसाइटी में स्टेटस को बरकरार रह सके, उसमें इक्विलिब्रियम बरकरार रह सके. कोई ऐसा ना हो कि एक क्लास में बहुत ज़्यादा लोग हो जाएं, एक में बहुत कम लोग हो जाएं और एक में कोई ना हो, बल्कि हर क्लास के अंदर एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए. और अगर उन क्लास बेस्ड डिवीजन इक्विलिब्रियम होगा तो सोसाइटी में और उस आइडियल स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम और बैलेंस आएगा. प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. नंबर वन इज एलिमेंट्री, नंबर टू इज एडवांस एजुकेशन सिस्टम. एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम इज फॉर द आर्टिजन्स एंड एडवांस एजुकेशन सिस्टम इज फॉर गार्डियन क्लास. हम इनको अभी बड़ा कंप्रिहेंसिवली आगे देखते हैं. phase 1 of the education system. The phase 1 is called the elementary phase of the training and that is up till the age of 20, 18 plus 2. यानी ये from the birth till 20 years of an individual elementary education system का process चलेगा. और इसके अंदर first
18 ईयर्स यानी 18 साल तक के जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको जिम्नास्टिक और म्यूज़िक की जो है ना वो ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लेटो का मानना था जिम्नास्टिक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फिजिकली वन शुड बी फिजिकली स्ट्रांग टू हैव अ स्ट्रांग माइंड एंड स्ट्रांग बॉडी हैज़ आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ऐसा मानना था प्लेटो का। तो पहले इंडिविजुअल्स को जो दी जाएगी वो जिम्नास्टिक के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी और फोकस रहेगा उनकी फिजिकल वेलबींग का, ताकि वो मेंटली साउंड हो सके, मेंटली स्ट्रांग हो सकें। उसके बाद 2 साल ट्रेनिंग दी जाएगी म्यूज़िक और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग होगी इकट्ठी। उसके अंदर म्यूज़िक के अंदर पोइट्री और लिटरेचर के ऊपर फोकस रहेगा, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फोकस नहीं रहेगा। पोइट्री और लिटरेचर पढ़ाई जाएगी, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये यहाँ पे भी जो पोइट्री और लिटरेचर होगा उस पर भी बड़ी सेंसरशिप होगी। 18 साल से लेके 20 साल यानी 2 साल के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। और इस ट्रेनिंग का जो मकसद है वो प्लेटो के अकॉर्डिंगली ये है कि इस बात को डिटरमिन किया जा सके आया इंडिविजुअल जो है वो मिलिट्री क्लास के लिए तो फिट नहीं है, उसके अंदर जो मोटिवेशन डोमिनेंट फोर्स है, मोटिवेशन वो जो है वो करेज है, और अगर करेज होगी तो दैट इंडिविजुअल वुड बी कंसिडर फिट टू बी अ पार्ट ऑफ अ मिलिट्री क्लास, तो इसलिए इसको मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाएगी। देन एट द एज ऑफ 20 एडवांस ट्रेनिंग का प्रोसेस शुरू होगा। और एडवांस ट्रेनिंग के अंदर जो लोग फिट होंगे वो होंगे जो लोग एलिमेंट्री ट्रेनिंग को पास करेंगे, उसको सरवाइव करेंगे। ये आर्टिजन्स के लिए नहीं होगा, ये गार्डियन क्लास के लिए होगा। इट विल स्टार्ट एट द एज ऑफ 20 और ये 35 ईयर्स की एज तक चलेगा, यानी 15 साल चलेगा ये। और इसके अंदर भी कॉन्टीन्यूसली जो है वो मेंबर को अपनी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ को मनवाना पड़ेगा, अपना लोहा मनवाना पड़ेगा, और उसके बार बार स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। एट एनी पॉइंट अगर कोई जो है ना वो इसके लिए अनफिट डिक्लेयर हो जाएगा तो उसकी स्टडी कंटिन्यू नहीं रहेगी। सिंस इसके अंदर लेस स्टूडेंट्स होंगे तो मोर फोकस्ड रहेगा एंड इंडिविजुअलाइज्ड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग होगी। इसके अंदर कम स्टूडेंट्स होंगे, टीचर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करेंगे टू डिटरमिन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसके अंदर भी प्लेटो इस एजुकेशन को भी डिवाइड करता है दो हिस्सों में, यानी 20 साल से लेकर 35 साल तक ये एडवांस एजुकेशन का सिस्टम चलेगा, लेकिन पहले 10 साल यानी 20 साल से लेकर 30 साल तक जो होगी वो आपको मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाएगी और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर यानी 30 साल से लेकर 35 साल की एज तक आपको फिलोसफी उसमें पढ़ाई जाएगी। प्लेटो का ऐसा मानना था कि सिटीजन्स को फिलोसफी पढ़ाई जाएगी। देखें, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर प्लेटो मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी को ऐड नहीं करते हैं, because at that time mathematics, astronomy and philosophy were considered the ball games of the guardian class और the aristocratic subject समझे जाते थे कि जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं सोसाइटी के अंदर, जो अमीर तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उसके लिए है ये। इट इज़ नॉट फॉर दी मेन स्ट्रीम पीपल। आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ दिस फेज़ यानी 35 साल की उम्र के बाद आपका स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेनिंग, यानी आपकी यहाँ पर 35 साल की एज में आपकी एडवांस एजुकेशन का प्रोसेस ख़त्म होके 35 साल के बाद आपकी 15 साल नेक्स्ट 15 ईयर्स यानी 50 साल की एज तक, 35 से 50 तक आपकी जो एजुकेशन होगी वो आपकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा। और डिफरेंट जो है ना वो आपको असाइन की जाएंगी पोस्ट, ताकि आपको जो है वो प्रैक्टिकली भी आपको उसमें स्ट्रॉन्ग किया जा सके। फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स एट द एज ऑफ 35 दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर एकेडमिक ट्रेनिंग आर असाइन टू सिविल एंड मिलिट्री पोजीशंस इन द स्टेट। आपको स्टेट की डिफरेंट मिलिट्री और सिविल पोजीशंस के ऊपर लगाया जाएगा ताकि आप प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग गोज ऑन। ऐसा नहीं है कि अगर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हो गए तो आपकी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग नहीं होगी, बल्कि ये आपकी कंटिन्यूसली आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और कंटिन्यूसली आपके प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग चलता रहेगा। और जो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे रियल एबिलिटी एंड सर्व विद जेन्युइन डिसिप्लिन रीच टू द टॉप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग डिसिप्लिन के साथ और विद जेन्युइन डिसिप्लिन के साथ और अपनी एबिलिटीज़ को शो करेंगे उन लोगों को फिर अपर जो है ना वो पोजीशंस दी जाएंगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। बट तो देखेंगे बड़ा कितना एलैबोरेट और स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम है प्लेटो का, जिसमें एलिमेंट्री है, एडवांस है, देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग भी है। अच्छा, जो लोग अपना डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे जेन्युइन डिसिप्लिन और एबिलिटी एट द एज ऑफ 50, उनका भी एजुकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा एंड दे बिकम द पार्ट ऑफ द गार्डियंस। फिर वो रूलिंग किंग्स की क्लास के अंदर एंटर होंगे। देखें, ये बहुत से जो सिटीजन्स, सब सारे सिटीजन्स जो है ना वो एंटर तो होंगे एजुकेशन प्रोसेस के, बट बाय द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द फनल बहुत कम लोग रह जाएंगे एंड दे वुड बिकम द गार्डियन किंग्स और दे बिकम द पार्ट ऑफ द गार्डियन क्लास। अब हम बात करते हैं कम्युनिज्म की।
जो आइडिया दिया गया है प्लेटो ने, ये कम्युनिज्म इज़ अ वेरी डिफरेंट, इकोनॉमिक कम्युनिज्म नहीं है, बट दिस इज़ द कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये कार्ल मार्क्स वाला कम्युनिज्म बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स सी किसके अंदर क्या है। डिज़ाइन इसेंशियली टू मेंटेन द स्टेटस को, ये स्टेटस को बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। डज नॉट अप्लाई टू द होल कम्युनिटी, ये पूरी कम्युनिटी को अप्लाई नहीं करता। इट अप्लाइज ओनली टू द अपर क्लास। It is the communism of family and property. It has moral or political ends. According to the Plato, private property and family sow the seeds of corruption. प्लेटो कहता है कि जो कम्युनिज्म होगा ये सिर्फ अपर क्लास में होगा, ये आर्टिजन क्लास के अंदर नहीं होगा, क्योंकि आर्टिजन क्लास के अंदर जैसे आप लोगों को पता है जो डोमिनेटिंग फोर्स होगी वो होगी डिज़ायर और एपिटाइट की। तो उन लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी उनको अलाउ होगी, दे कैन ओन एग्रीकल्चर लैंड, दे कैन हैव फैमिलीज। लेकिन जो अपर क्लास होगी जो कि गार्डियन किंग्स होंगे उसके अंदर हम प्लेटो का कहना है कि उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली नहीं अलाउ की जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लेटो का ऐसा मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली करप्ट करते हैं, ये दे आर द रीजंस टू मेक इंडिविजुअल करप्ट। उसका कहना था कि लोग अपने बच्चों के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए करप्शन करते हैं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए करप्शन करते हैं। तो अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली को ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो गार्डियन क्लास के अंदर से करप्शन ख़त्म हो जाएगी। पहले हम देखते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी को। The artisan class would be permitted to hold property because the dominant force in it is appetite and desire। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम प्लेटो आर्टिजन क्लास को परमिट करेंगे कि वो एग्रीकल्चर लैंड और प्राइवेट प्रोडक्ट्स ओन कर सकें, क्योंकि उनका डोमिनेंट फोर्स जो होगी वो डिज़ायर की होगी और उनका काम होगा प्रोडक्शन करना। However, for the upper class having the dominant force of reasoning, communism will ensure harmony. There will be no economic competition among them because holding private property is not permitted। प्लेटो का ऐसा मानना था कि जब कम्युनिज्म होगी तो उससे स्टेट में हारमनी आएगी। हारमनी इसलिए आएगी क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन खत्म हो जाएगा। देखिए अगर हम कैपिटलिज्म को देखें तो इसमें क्या है, इट इज़ अ कंपटीशन बिटवीन टू। जब हम इस कंपटीशन को ही ख़त्म कर देंगे तो वो कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी, तो लोग करप्ट नहीं रहेंगे, ऐसा मानना था प्लेटो का। तो कंपटीशन ख़त्म हो जाने से जो अपर क्लास होगी उसका फोकस रहेगा टू रूल करना, वो रीजनिंग उनके अंदर डोमिनेट होगी, उनके अंदर प्रोडक्शन या प्राइवेट प्रॉपर्टी डोमिनेट नहीं करेगी, वो करप्ट नहीं होंगे, उनके अंदर कोई लालच का आंसर नहीं होगा, तो उससे सोसाइटी में हार्मनी पैदा होगी, ऐसा मानना था प्लेटो का। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एक्सटेंड टू द फैमिली रिलेशनशिप इन द अपर क्लास। ये अगेन अपर क्लास के अंदर होगी या आर्टिजन क्लास के अंदर नहीं होगी। मैरिजेस अलाउ नहीं होंगी मिलिट्री और रूलिंग क्लास के अंदर। ब्रीडिंग वॉज टू बी रेगुलेटेड एंड चिल्ड्रन वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। बच्चे पैदा होंगे लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होंगी? स्टेट की। और बेहतरीन बच्चों को रेगुलेट किया जाएगा, यानी जो बेहतरीन बच्चे पैदा होंगे उनकी ब्रीडिंग की जाएगी, उनकी नशोनुमा की जाएगी और उनको बनाया जाएगा पार्ट रूलिंग क्लास और मिलिट्री क्लास का, ताकि स्टेट के अंदर जो इक्विलिब्रियम ऑफ सोसाइटी की बात की है प्लेटो ने वो कायम रहे। बेस्ट स्टॉक ऑफ द ऑफस्प्रिंग वाज टू बी रेड कि उनकी नशोनुमा की जाएगी किसकी? जो बेहतरीन बच्चे पैदा होंगे बेहतरीन माँ बाप से, जो कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो गार्डियन क्लास में से होंगे। नो इंडिविजुअल पेरेंट रिलेशनशिप, कोई माँ बाप बच्चे बच्चे का रिलेशनशिप किसी को ये नहीं पता होगा हु इज़ माई पेरेंट्स इन अपर क्लास, हु बच्चे और माँ बाप को नहीं पता होगा कौन किसके बच्चे हैं। प्लेटो का ऐसा कहना था सारे बच्चे सब माँ बाप के होंगे, सब माँ बाप सब बच्चों के माँ बाप होंगे। द स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू मेन द ऑप्टिमम साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द बेस्ट चिल्ड्रन बॉर्न टू द मैन एंड वुमेन ऑफ द अपर क्लास। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उस बच्चों को मेंटेन करेंगे और जो बच्चे बेहतरीन पैदा होंगे उन उन बच्चों को जो है वो किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी। अबॉर्शन एंड इन्फेंटिसाइड वॉज टू बी अलाउड, अबॉर्शन भी अलाउ किया जाएगा, अगर बच्चे सही पैदा नहीं होंगे तो उनको मार दिया जाएगा। ही रिकमेंडेड निगलेक्ट ऑफ इल एंड अनफिल्ड चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू मेंटेन द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द कम्युनिटी। यहाँ पे प्लेटो बहुत हार्श हो जाते हैं, वो कहते हैं अगर बच्चे बीमार पैदा होंगे, माजूर पैदा होंगे तो उनको मार दिया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अनफिट बच्चे वुड नॉट बी एबल टू बिकम द गुड सिटीजन्स एंड दे वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय द गुड इन द सोसाइटी। तो उनकी इस प्लेटो की आइडियल स्टेट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है प्लेटो के कम्युनिज्म ऑफ फैमिली को। विमेन के ऊपर आ जाते हैं।
प्लेटो का मानना था कि ख़वातीन को वो एम्पावरमेंट की और उनकी इमेंसिपेशन की बात करते हैं। उनका उस टाइम एथेंस के अंदर ख़वातीन वर सपोज टू स्टे एट होम। उनका कहना था कि ख़वातीन को घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा प्लेटो का मानना था। और दे शुड बी सर्व द स्टेट इन डिफरेंट कैपेसिटीज़ एज मैन डू, यानी जैसे मर्द डिफरेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टेट के अंदर परफॉर्म करते हैं, ऐसे ख़वातीन को भी करनी चाहिए। और वो इस बात के ख़िलाफ़ था कि ख़वातीन जो है वो घरों में रहें। ही वॉन्टेड वुमेन टू प्ले एक्टिव रोल इन स्टेट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। वो ये कहता था कि अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो औरतें हैं उस माशरे की, किसी भी आइडल स्टेट की, उनको पब्लिक लाइफ में आना चाहिए। उनको वो कहता था कि दे शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको एज एसेट यूज़ करना चाहिए। वो भी आर्टिजन क्लास में जाएँ, वो भी मिलिट्री क्लास में जाएँ। इफ़ दे आर कैपेबल देन दे शुड बिकम पार्ट ऑफ द गार्डियन क्लास। गार्डियन किंग्स की जो बात करता है वो ख़वातीन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि प्लेटो उनकी राइट्स की नहीं बात करता, उनकी ड्यूटीज़ की बात करता है। वो ये कहता है उनसे ड्यूटीज़ ली जाएँ जैसे आदमियों से ड्यूटियाँ ली जाती हैं, तो ख़वातीन को भी इस्तेमाल किया जाए स्टेट फंक्शंस के अंदर to make them good citizen और एक आइडियल स्टेट के अंदर। To conclude this, I would recommend you to read जड हार्मन। और मैंने भी इन्हीं की किताब को यूज़ किया है, आप इसको यूज़ करें। मैंने अपने टीचर सर आशा सईद करीम के नोट्स को यूज़ किया है, बहुत से ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ किया है टू मेक दीज 2 वीडियोज़। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, इसको आपको कुछ समझ आई होगी। एंड आई विल be looking forward to have comments from you in the comments box, and this is the whole idea of justice of Plato, his idea of communism, his idea of family, women emancipation, or ideal state ka. It's a very important topic.